नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, सेकेंड ईयर BMS, रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना विषय। इसमें मैं उपरस के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। उपरसों के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। पिछले अध्याय में अंजन के बारे में बताया था, उसका कुछ आधा चैप्टर अधूरा रह गया, तो अंजन के बारे में ही मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अंजन की कुछ विधियाँ, प्राप्ति स्थान, पर्याय, भेद सब आपको बता दिए गए हैं। अब अंजन के शोधन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अंजन का शोधन कैसे किया जाता है। अंजन शोधन सही प्रकार के शोतंजनों का, सही प्रकार के अंजन का सामान्य शोधन भृंगराज सूरज की 7 भावना देने से शुद्ध हो जाता है। मतलब सभी प्रकार के जो अंजन है, भृंगराज सूरज की 7 भावना देने से वो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। रसांजन की शुद्धि सूर्यावर्त आदि योग, सूर्यावर्तक, कदली, बंध्या, कोसातकी, सुरादाली, शिग्रु, वज्रकंद, नीरकणा तथा काकमाची, इन सब की भावना से हो जाती है। इन सब की भावना दो तो वो इससे शुद्ध हो जाती है। श्रोतांजन एवं रसांजन एका त्रिफला जल से स्वेदन करने पर शुद्ध हो जाता है। श्रोतांजन और रसांजन जो है अंजन, ये त्रिफला जल के स्वेदन से करने से शुद्ध हो जाते हैं। नीलांजन का चूर्ण कर जम्बीरी नींबू स्वरस की भावना देकर 1 दिन तक आतप शुष्क करने से, मतलब उसकी भावना दे करके 1 दिन तक आतप शुष्क, यानी आतप शुष्क का मतलब धूप में सूखा करने के बाद में वो शुद्ध हो जाता है। अंजनों की मारण नहीं होता, किसी भी अंजन का कोई मारण विधान नहीं है, शास्त्रों में मारण लिखा ही नहीं है, इसलिए इसका मारण यानी उसकी भस्म नहीं बनाई जाती। शुद्ध करने के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता है। सत्वपातन का विधान है। सत्वपातन के लिए है, अंजनों का सत्वपातन का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इन दिनों जब धातुएं स्वतंत्र एवं शुद्ध रूप से नहीं मिला करती थी, तब इन खनिजों का सत्वपातन करके उन धातुओं को प्राप्त किया जाता था। किंतु अब अधिक शुद्ध एवं प्रामाणिक धातुएं मिलती है। फिर भी यदि आवश्यक हो तो अंजनों को का 8वां भाग गुड़, किसी भी अंजन का 8वां भाग गुड़ आवश्यकता होने पर गूगल, मंडूर और घी लेकर खरल में मर्दन करें, गोला बनाकर मूसा में रखकर धमन करें तो इसका सत्व निकल आता है। इस प्रकार से इसका सत्व निकल जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो निकाल लें। अंजन के गुण क्या क्या हैं। सभी अंजनों के अलग अलग गुण बताए हैं। मैं क्रमशः सौवीरांजन, श्रोतांजन, रसांजन आदि के गुण अलग अलग बता रहा हूँ। श्रोतांजन का गुण है कि यह रस के में तिक्त, कटु एवं कषाय, वीर्य में शीत, विपाक में मधुर और गुण में स्निग्ध है। यह व्रण शोधन, रोपण, इनका शोधन करेगा, रोपण करेगा, दृष्टि प्रसादन करेगा, संग्राही है, वैश्य है, नेत्र और लेखन है, नेत्र के लिए बढ़िया है, लेखन, नेत्र में लेखन भी कर्म करेगा। ये पित्तघ्न, प्रदोषघ्न है। रोगों में यह रक्तपित्त, वमन, हिक्का, अक्षी रोग, व्रण, क्षय, रक्तार्स, कर्ण रोग और विष रोग का नाश करता है। श्रोतांजन में यह रस में कषाय एवं मधुर, वीर्य में शीत तथा गुण में स्निग्ध है। ये लेखन, ग्राही एवं नेत्र है। यह हिक्का, विषोद्भव रोग, वमन, कफत पित्त रोग को दूर करता है। इसी प्रकार रसांजन में यह रस में मधुर है, तिक्त एवं कटु है, वीर्य में शीत है, विपाक में मधुर तथा गुण में शीत है। यह विष से उत्पन्न रोग, मुख के रोग, श्वास एवं हिक्का का नष्ट करता है। यह शरीर के व्रण को बढ़ाता है, शरीर में के वर्ण को बढ़ाता है। शरीर में, मतलब शरीर का जो वर्ण है आपका, उस वर्ण को यानी उसकी कांति को बढ़ाता है। तथा वात रक्त एवं रक्तपित्त का नाशक है। वात रक्त व्याधि है, रक्तपित्त व्याधि है, दोनों को नष्ट करता है। चरक ने नेत्र स्राव करने के लिए रसांजन का उपयोग बताया है। नेत्र में से स्राव, यानी नेत्र में से स्राव कराने के लिए रसांजन का उपयोग चरक ने बताया गया है। पुष्पांजन का है। पुष्पांजन ये रस में क्षारीय, रस में क्षारीय है, वीर्य में शीत है तथा शीत गुण से स्निग्ध तथा शीत है। यह सभी प्रकार के नेत्र रोग, भयंकर हिक्का,
विष से उत्पन्न रोग एवं ज्वर को नष्ट करता है। नीलांजन यह गुण में स्निग्ध है, गुरु है, नेत्र के लिए हितकारी है, तीनों दोषों का नाशक है, रसायन गुणयुक्त, स्वर्ण का मारण करने वाला तथा लोह धातुओं को में मृदुता उत्पन्न करने वाला है, लोह धातुओं को मार्दव करने वाला है। अंजन के भौतिक गुण एवं स्वरूप क्या है? शोभिरांजन यह अंतिमणि एवं गंधक का यौगिक है। यह बाहर से धूम्र वर्ण का, तोड़ने पर अति चमकीला तथा घिसने पर शाही वर्ण का दिखाई देता है। श्रोतांजन यह अंतिमणि एवं गंधक का यौगिक है। यह शिखराकार एवं देखने से नील वर्ण का होता है। यह वल्मीक मृत्तिका जैसी दिखाई पड़ती है। यह घिसने पर लाल गेरू रंग का जैसा दिखाई पड़ता है। नीलांजन यह सीसा एवं गंधक का यौगिक है। यह भारी नील वर्ण का चमकीला और चतुष्कोण खनिज है। हथौड़ी के हल्के प्रहार से चूर चूर हो जाता है। पुष्पांजन यह यशद और ऑक्सीजन का यौगिक है। यह श्वेत वर्ण का अति मृषण एवं श्लक्षण चूर्ण है। रसांजन यह वानस्पतिक द्रव्य है। जंगली पत्तों में लिपटा हुआ पिंडाकृति मिलता है, जिससे हल्की में प्रिय गंध निकलती है। देखने में काला तथा पानी में घोलने पर पीत द्रव्य बनता है। इसको पानी से में घोलकर और कपड़े से छानकर प्रयोग करते हैं। उपयोग सभी अंजनों का उपयोग औषधि के रूप में होता है। शोभिरांजन औषधोपयोगी है। श्रोतांजन आतिशबाजी एवं माचिस बनाने के में उपयोगी है। नीलांजन धातु कर्मोपयोगी है, धातु कर्म में उपयोग होता है। पुष्पांजन व्रण एवं त्वग रोगों में उपयोगी है। रसांजन नेत्र रोगों में उपयोगी है एवं व्रणनाशक है, शोधक है, शोधन करने के लिए काम में आता है, शोधन करेगा। अंजनों के प्रमुख योग कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है कि रसांजन पत्रंगासव, पीयूषवल्ली रस, चंदनादि चूर्ण, पुष्यानक चूर्ण, शुक्र मातृकावटी, अशोक घृत, नयन सोनांजन एवं नागार्जुनांजन आदि ये रसांजन के योग हैं। शोभिरांजन का योग है तुहिनांजन, तिमिरांजन आदि, ये सिर्फ अंजन बनाता है। श्रोतांजन चंड भैरव रस, रसेंद्र मंगल रस, दो तरह के रस बनाता है। पुष्पांजन चूर्णांजन है। नीलांजन वातारी रस, वायु को नाश करने वाला रस। तिमिर हर अंजन, अमृतार्णव, रसेंद्रवर्ती, वडवा नल रस। इस प्रकार से ये अंजन से संबंधित आपकी जो पूरी जो अंजन समाप्त होते हैं और अंजनों के बारे में आपको बताया गया है। सभी प्रकार के 5 प्रकार के अंजन हैं, उन सभी अंजनों के बारे में आपको विभिन्न प्रकार से बता दिया गया है। उसके आप उसमें अध्ययन करें। अब आपको मैं उपरस का एक द्रव्य और शेष बचा है, उसको भी इसी अध्याय में बताने जा रहा हूँ। कि कंकुष्ट नाम का एक द्रव्य है जो उपरस में ही इसकी गणना की जाती है, उसको मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके बारे में आप सुने। उपरस है, कंकुष्ट है, उपरस वर्ग में कराता है। संस्कृत में कंकुष्टम कहते हैं, हिंदी में कंकुष्ट कहते हैं इसे, हिंदी में कंकुष्ट है ये। अंग्रेजी में इसे गैम्बोस ट्री कहते हैं। लैटिन नाम इसका गार्सिनिया मोरिल्ला है। पर्याय इसका है कंकुष्ट इसको कहते हैं, वरांग इसको कहते हैं, रोचक इसे कहते हैं, रेचक यानी मल को निकालने वाला। हेमवती कहते हैं, शोधन है, शोधन करने वाला है। विरंग है, तीक्ष्ण दूधिका कहते हैं। ताल कुष्ठ है, स्वर्ण क्षीरी निर्यास आदि। इस प्रकार से इसके ये पर्याय कहे जाते हैं। इतिहास इसका कंकुष्ट का क्या है? कंकुष्ट एक संदिग्ध द्रव्य है, इसको संदिग्ध द्रव्य माना गया है। प्राचीन काल से इसके संबंध में अनेक मत प्रचलित है। सुश्रुत संहिताकार के टीकाकार श्री दलहन कांचन क्षीरी निर्यास को कंकुष्ट मानते हैं। मतलब अलग अलग मत हैं शास्त्रों में। सुश्रुत के जो टीकाकार है श्री दलहन, वो कांचन क्षीरी निर्यास को कंकुष्ट मानते हैं।
भालुकी के मत से यह वंग का एक खनिज है। अलग अलग आचार्य अलग अलग मानते हैं। रसायन के अनुसार यह विद्रुम प्रवाल की छाया वाला लाल वर्ण का कोई द्रव्य है। रस रत्न समुच्चयकार के अनुसार, जो रस रत्न समुच्चयकार है उसके अनुसार हिमालय पर्वत की छोटी पर्वत श्रृंखलाओं पर उत्पन्न होने वाला द्रव्य विशेष है। रस रत्नकार समाचार के ने कंकुष्ट के संबंध में अन्य लोगों के मत को व्यक्त करते हुए कहा है कि सद्योजात यानी तुरंत पैदा हुआ हाथी के बच्चे का मल पुरुष को कंकुष्ट माना है। मतलब सद्योजात यानी तुरंत पैदा हुआ हाथी के बच्चे का मल जो पुरुष है उसको कंकुष्ट माना है। यह श्याम पीत वर्ण का होता है। घोड़े के बच्चे का नाभि नाल भी कंकुष्ट है, ऐसा भी माना है। घोड़े के बच्चे का नाभि नाल उसको भी कंकुष्ट माना है। यह श्वेत वर्ण और तथा अत्यंत रेचक होता है गुणों के आधार पर। तीसरा, कुछ अन्य लोगों के मत से वैद्य पंडित शालिग्राम शास्त्री लखनऊ मृदार संघ को ही कंकुष्ट मानते हैं। जो साधारण रस में आता है उसी को कंकुष्ट मानते हैं। अलग आचार्य यादव जी ने के मतानुसार बाजार में मिलने वाला द्रव्य उसारे वंद यानी रेवंत चीनी अर्थात गैम्ब्रोज ट्री मैसूर गैम्ब्रोज वृक्ष के मूल का घन सत्व ही कंकुष्ट है, ऐसा मानते हैं। श्री वाघभट्ट के ने कंकुष्ट को वानस्पतिक द्रव्य माना है जो इन दिनों हिमालय के निचले प्रदेशों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कंकुष्ट के बारे में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए कंकुष्ट को एक संदिग्ध द्रव्य के रूप में माना गया है। वर्तमान में उपलब्ध कंकुष्ट क्या है उसके बारे में शास्त्रों में उपलब्ध वर्णन है वो इस प्रकार है कि कंकुष्ट एक वानस्पतिक द्रव्य है। कंकुष्ट को वानस्पतिक द्रव्य माना गया है। संस्कृत में इसे तमाल वृक्ष, अंग्रेजी में गैम्ब्रोज ट्री तथा लैटिन में इसे गार्सिनिया मोरिल्ला कहते हैं। इसके वृक्ष बड़े बड़े तथा छायादार होते हैं। ये आधुनिक वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। वर्तमान स्थिति में क्या होता है, इसी वृक्ष के तने को तिरछा छेद कर बांस की 1 फुट की नली में तिरछा कांटा रहता है, कांटा लगा देते हैं, मतलब चीरा लगा देते हैं। वृक्ष के पीतवर्ण का रस, वृक्ष से पीतवर्ण का रस निकलकर बांस की नली में इकट्ठा हो जाता है। नली भर जाने पर उसे हटाकर दूसरी वैसी बांस की नली लगा देते हैं। बांस की नली में यह सूख जाने पर नली को फाड़कर नलिकाकृति पीतवर्ण का मिश्रण कंकुष्ट निकाल लेते हैं। उक्त माल वृक्ष स्वरस को परात में सुखाकर जब चूर्ण कर लेते हैं तो उसे रेणुका कहते हैं। उपयुक्त दोनों कंकुष्ट विदेशों से आता है। इस प्रकार से वर्तमान में कंकुष्ट के बारे में ये मत है। इसलिए इसको प्रारंभ में संदिग्ध द्रव्य बता दिया गया है। अलग अलग आचार्य अलग अलग मत से इसके बारे में मानते हैं। कोई सद्योजात हाथी का मल मानता है तो कोई क्या मानता है, अलग अलग उसकी रीति मानते हैं। कोई इसकी गर्भनाल कोई मानते हैं, कोई किसी गैम्ब्रोज ट्री को मानते हैं। तो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत इसमें दिए गए हैं। भेद इसके ये 2 प्रकार का होता है, नलिकाक्ष यानी तालिका कंकुष्ट और रेणुका यानी रेणुका कंकुष्ट चूर्ण रूप में बनते हैं। ग्राह्य स्वरूप इसका नलिका यह रक्ताभ पीत भारी स्निग्ध एवं श्रेष्ठ है, यही ग्राही है। मतलब नलिका में जो बांस की नलिका में जो आता है इसी को ही श्रेष्ठ माना गया है और इसी को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे आचार्य कहते हैं। रेणुका यह चूर्ण रूप में होता है, हल्का है, शावपीत है, निसत्व तथा अनुपयोगी है, निकृष्ट है अर्थात अग्राह्य, इसको अग्रहण करना चाहिए। इसलिए ग्राह्य करने वाला नलिका रक्ताभ पीत भारी स्निग्ध वही श्रेष्ठ है, उसी को ग्रहण करना चाहिए नलिका वाले को। प्राप्ति स्थान काम्बोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड। भारत में कम मिलता है। प्राचीन काल में हिमालय के निचले क्षेत्रों में कंकुष्ट मिलता था। कश्मीर में कंचन क्षीरी के पौधे मिलते हैं।
लेकिन वहाँ पर इसका व्यापार नहीं होता। भौतिक गुण बाजार में जो कंकुष्ट मिलता है वह नलिकाई है। आजकल इसमें 1 से 4 इंच के टुकड़े मिलते हैं, किंतु कभी कभी 6 इंच लंबा गोल पीताभ वर्ण का कंकुष्ट का टुकड़ा मिलता है। कंकुष्ट बहुत ही चिकना और ठोस द्रव्य होता है, चिकना होता है और ठोस द्रव्य होता है, ऐसा आचार्य कई कहते हैं। उपयोग, ये रेचक है, अत्यंत रेचक है। यह चिकित्सार्थ प्रयोग बहुत उपयोगी है। रंगने के काम में भी आता है। कंकुष्ट और शोधन, कंकुष्ट में सुंठी के क्वाथ के 3 भावना देकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। इसका मारण सत्वपातन, ये काष्ठ औषधि है, इससे मारण नहीं करते हैं। शुद्ध कंकुष्ट के गुण क्या है? ये रस में तिक्त, कटु और अम्ल है, वीर्य में उष्ण है तथा गुरु में तीक्ष्ण और उष्ण है। यह अत्यंत रेचक है। यह व्रण, उदावृत, शूल, प्लीहा, गुल में अर्श आदि रोगों को नाश करता है। यह आमवात को नष्ट करता है तथा क्षण मात्र में रेचन कराता है, तुरंत ही रेचन कराता है। कंकुष्ट कठोपर यानी उदर काठिन्य, कठोदर तथा जलोदर में भी नाश करता है। कंकुष्ट का उपयोग विरेचन के लिए कंकुष्ट 1 योग्य मात्रा में ग्राही द्रव्य शुंठी, जीरक, गजपिपली आदि के साथ प्रयोग करना चाहिए। यह शीघ्र विरेचन कराकर आमजन्य रोगों को नष्ट करता है। 1 यों शुद्ध कंकुष्ट को जीरक और शुद्ध शुंठी आदा मसा के साथ जल से लेवें, तत्काल विरेचन कराता है। कंकुष्ट यदि तांबूल के साथ इसका प्रयोग करें तो विरेचन इतना होता है कि डिहाइड्रेशन होकर प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। कंकुष्ट की मात्रा 1 यों से 1 रत्ती तक। कंकुष्ट के दुष्प्रभाव, शांति, यदि मान लो दुष्प्रभाव हो जाए तो ये कंकुष्ट का हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव में बबूल, मूल, त्वक, क्वाथ में जीरा, टंकण और चीनी मिलाकर बार बार पीने से लाभ होता है। क्या इसको क्या करेंगे? बबूल, मूल, त्वक, क्वाथ में जीरा, टंकण, सुहागा और चीनी मिलाकर बार बार पीने से लाभ होता है। इसके प्रमुख योग में है मृत संजीवनी सुरा रस, सोथा दरारी रस, धन्वंतरी घृत, धन्वंतरी रस, उदाव्रत घृत आदि इसके योग हैं। इस प्रकार से आपको ये उपरस वर्ग संपूर्ण हो गया। नमस्कार।